हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बेहतरीन जिंदाबाद होंगे आप सभी लोग। और मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये भारत के संवैधानिक विकास की इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। और पहली दो क्लासों में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट डेट थी और इसके बाद चार्टर एक्ट, इस तरह से हम लोगों ने दो क्लासें खत्म कर दी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। इसलिए सभी लोग दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके मित्र हों, दोस्त हों, पढ़ाई से संबंधित जो भी ग्रुप हो उस पर शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 के बाद आगे क्या हुआ था। तो 1853 चार्टर एक्ट के बाद आगे हम लोग देखने चल रहे हैं आज एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 यानी 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, इसको एक और नाम से जानते हैं भारत सरकार अधिनियम। किस नाम से? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। किसको? एक्ट ऑफ 1858 को। ठीक है ना। और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वायसराय। जो गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इसी एक्ट 1858 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के आने के बाद जो गवर्नर जनरल पद था उसको क्या बना दिया गया था? वायसराय। पहले क्या था? गवर्नर जनरल, और इसके बाद उस पद को क्या कर दिया गया था? वायसराय पद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वायसराय। फिर इसके बाद क्या हुआ? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। पहले क्या था कि जो भारत पे शासन की दृष्टि से था तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और ईस्ट इंडिया कहां की थी? ब्रिटिश की थी, अंग्रेजों की थी। तो क्या होता था? जो ब्रिटिश सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पे शासन करती थी। इस तरह समझिए। कैसे? ये हो गई ये ब्रिटिश, इसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसके बाद भारत। ये था कुछ रोड मैप। क्या था? पहले ब्रिटिश जो थी वो मेन था। ब्रिटिश किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज करती थी। फिर इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तब कैसे भारत का शासन चलेगा? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तो क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब यह है कि उस समय जो ब्रिटेन का राजा हुआ करता था सीधा उसके अधीन कर दिया गया था। मतलब ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। सीधा इसका राज हो गया था। ब्रिटिश का किस पे? भारत में सीधा राज हो गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम समाप्त कर दिया गया था और सीधा भारत में राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश। मतलब जो बीच की मध्यस्थता थी उसको क्या कर दिया गया था?
खत्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। जब इसको भंग कर दिया गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके स्थान पर एक नए पद पर भारत मंत्री और उसके परिषद की स्थापना हुई। इसके स्थान पर क्या हुआ था, एक नए पद पर किसकी, भारत मंत्री और भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत मंत्री और भारत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जब भंग कर दिया गया तो क्या हुआ था कि इसके स्थान पर एक नए पद पर किसकी, भारत मंत्री और भारत परिषद की स्थापना की गई। यहां तक बात समझ में आई। और जब नए पद पर भारत परिषद और भारत मंत्री की स्थापना हुई तो जो भारत परिषद थी उसमें कभी कभी यह पूछ लेता है कि जो भारत परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तो भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी, 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि जो भारत परिषद थी उसमें उस समय जब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग किया गया था उसके स्थान पे एक भारत मंत्री और भारत परिषद की स्थापना की गई। और जो भारत परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। किसकी, भारत परिषद में सदस्यों की संख्या। इसके बाद और क्या हुआ था, भारत सचिव और भारत परिषद को गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। किसको, भारत परिषद और भारत सचिव को गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था, भारत परिषद और भारत सचिव को किसके नाम से, गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। यहां तक बात समझ में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद और क्या हुआ था, इसके बाद एक हड़प नीति थी। हड़पने वाली मतलब किसी उस समय राजाओं का कब्जा था तो हर अलग अलग प्रांतों में छोटे छोटे राजा तो क्या करते थे, जो एक लॉर्ड डलहौजी था उसकी क्या थी, एक हड़प नीति कि उसका राज हड़प कर लो, ये कर लो। तो इस तरह से जो हड़प नीति का समापन हुआ था वो इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट ऑफ 1800, जो भारत सरकार अधिनियम था 1858, इस एक्ट के अंतर्गत उसको भी समाप्त कर दिया गया था। किसको, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को। किसको, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत। क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ,
जो सिविल सेवा थी उसकी नियुक्तियां क्या थी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी। जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा में भर्तियां खुली प्रतियोगिता के आधार पर, जो सिविल सेवा थी उसमें जो भर्तियां थी वो कैसे की जाने लगी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा में भर्तियां की जाने लगी। जो भर्तियां थी वो सिविल सेवा जो थी तो उसमें क्या थी, भर्तियां पहले खुली प्रतियोगिता के तौर पे नहीं होती थी। और ये कब हुआ था, 1858 का जब एक्ट आया था, तो जो सिविल सेवा थी उसमें जो भर्तियां थी वो खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम। क्या आता है, भारत परिषद अधिनियम। ये कब आया था, ये आया था 1861 में। कब आया था, 1861 में। यहां तक बात समझ में आई। और इसके बाद हम लोग देख देते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। कौन सा था भारत परिषद अधिनियम, कब आया था, 1861 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या क्या हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसमें क्या था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का क्या दिया गया था, आदेश दिया गया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। वायसराय को क्या दिया गया था, अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। किसमें, जो भारत परिषद नियम 1861 था उसमें वायसराय को क्या करना है, अध्यादेश जारी करने। आखिरकार अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश का मतलब होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तब अध्यादेश के बारे में जानकारी हम लोग वहां डिटेल में बात करेंगे। यहां पे हम लोग बता देते हैं कि अध्यादेश का मतलब होता है कि ऐसे समय पर जब किसी कानून की आवश्यकता हो और विधेयक का सत्र ना हो, विधेयक का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति, याद रखिएगा कौन, अपने यहां जब हम लोग आगे संसद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे, तो वही सेम यही पे प्रोसेस था कि जब किसी कानून बनाने की आवश्यकता हो और विधेयक का सत्र ना चल रहा हो, विधेयक का सत्र मतलब भंग हो गया हो, ना चल रहा हो नया सत्र, तो ऐसे समय पर अगर कोई कानून राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा बना के लागू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश जारी करना। क्या बोलते हैं, अध्यादेश। मतलब बिना विधेयक सत्र के किसी कानून को बनाना, उसको अध्यादेश जारी करना बोलते हैं। किसके द्वारा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। और यहां पे कौन है, वायसराय, क्योंकि अभी हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी क्या है, 1861, हम लोगों को आजादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। इसलिए यहां पे अध्यादेश कौन जारी कर रहा, वायसराय, क्योंकि अभी हमारे पास राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। तो वायसराय को क्या था, अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। ठीक है ना। और इसके बाद आगे क्या हुआ था, आगे हुआ था कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। किसने की थी, वायसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ही करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग क्या किया,
कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी। किसकी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की किसने? वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद पहली बार क्या हुआ था, एक और चीज हुई थी कि गैर सरकारी जो सदस्य थे, तो सदस्यों के रूप में भारतीयों को विधान परिषदों की सदस्यता प्रधानता जो है वो प्राप्त की गई थी। किसकी? पहली बार गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको। तो गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको क्या हुआ था, जो गैर सरकारी भारतीय सदस्य थे, तो विधान परिषदों में सदस्यों की प्रधानता प्राप्त की गई थी। भारत के गैर सरकारी, कैसे? गैर सरकारी मतलब किसी भी सरकारी पद पे नहीं थे ऐसे सदस्यों को, मतलब जो गैर सरकारी थे, किसी सरकारी पद पे नहीं थे, ऐसे सदस्यों को क्या हुआ था? विधान परिषद में सदस्यता। गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिषद में सदस्यता प्रधानता की गई। ठीक है ना? किनको की गई थी? कि जो भारत के गैर सरकारी सदस्य थे, मतलब किसी भी सरकारी पद पे नहीं थे ऐसे सदस्यों को कहां पे सदस्यता प्रदान की गई थी? विधान परिषद में। कहां पे? विधान परिषद में। और इसके बाद और क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना। किसमें? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। कलकत्ता, बंबई और मद्रास ये क्या थे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो थे ये क्या थे? उस समय प्रेसिडेंसिया हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? प्रेसिडेंसिया हुआ करती थी उस समय शासन की दृष्टि से। तो अब यहां पे क्या हुआ था? एक एक किसकी? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसमें? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में की गई थी। यहां तक बात समझ में आई। और एक चीज और, ये जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो आदेश दिया गया था, इसकी जो वैधता थी, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसकी वैधता कितनी थी। तो इसकी वैधता जो थी वो कितनी थी? 6 माह तक थी। किसकी? इसकी वैधता कितनी थी? 6 माह थी। कितनी थी? 6 माह, मतलब 6 महीने थी वैधता। ठीक है ना? और कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक क्या था? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1865 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में वायसराय को अन्य उच्च न्यायालयों की स्थापना का अधिकार दिया गया था। 1865 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में, मतलब 1865 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में भारत में अन्य उच्च न्यायालय स्थापना का प्रावधान। भारत में अन्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। ये कब हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1861 में, जब बंबई, कलकत्ता और मद्रास 1862 में जब यहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। इसके बाद 1865 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में ये किया गया था। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या था कि ये जो इतने अधिकार मिलते, तो इस अधिकार के तहत सबसे पहले 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसमें?
1866 में किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। जब ये प्रावधान हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था? सबसे पहले कहां पे हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। किसके बाद? जब ये 1865 में भारतीय उच्च न्यायालय वाला यह अधिनियम आया था, यह प्रावधान किया गया था, इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 में। तो कब पूछा जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1866 में। और इसके बाद क्या हुआ था? वायसराय जो था, तो वायसराय को नए प्रांत बनाने और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। जो वायसराय था उसको क्या था कि नए प्रांत बनाने का, वायसराय को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया था। किसको? वायसराय को। वायसराय जो था उसको क्या था? अब वो नया प्रांत, जो छोटे छोटे उस समय क्या थे? प्रांत हुआ करते थे, तो वो नए प्रांत बना सकता है। तो वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि वायसराय नए प्रांत बनाने का उसको अधिकार दिया गया था कि नए नए प्रांत बना सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। और क्या हुआ था? और वो जो नए प्रांत बनाएगा उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। भाई उसमें उसका शासन कैसे चलेगा प्रांतों का? उसमें क्या था? एक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करनी थी। तो क्या हुआ था? एक एक लेफ्टिनेंट, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी इसको अधिकार दिया गया था। तो क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार, वायसराय को नए प्रांत बनाने का अधिकार था और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा? 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा आता है? भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जो गैर सरकारी मनोनयन के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली की, अप्रत्यक्ष जो प्रणाली थी उसको प्रारंभ की गई। किसके लिए? गैर सरकारी मनोनयन के लिए। गैर सरकारी मनोनयन के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत क्या किया गया था कि गैर सरकारी जो मनोनयन थे उसके लिए क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहां तक बात समझ में आई। और इसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या था कि भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था बजट पे चर्चा की, बजट आया है, और ना ही कोई कार्यपालिका से सवाल पूछने का। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत यह हुआ कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। किनको? भारतीयों को। भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। किस पे? बजट पे। भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। इसके बाद और क्या हुआ? कार्यपालिका से सवाल पूछने का अधिकार।
कि कार्यपालिका से किसी प्रकार का कोई भी सवाल भारतीय पूछ सकते हैं। किससे? कार्यपालिका से। तो कार्यपालिका से सवाल पूछने का अधिकार, कार्यपालिका से सवाल पूछने का अधिकार। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या क्या हुआ था? गैर सरकारी मनोनयन के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की गई। और क्या हुआ? बजट पर चर्चा करने का अधिकार जो है भारतीयों को मिला। और क्या हुआ? इसके बाद कार्यपालिका से सवाल पूछने का अधिकार, कि कोई भी सवाल भारतीय पूछ सकते हैं। ये क्या क्या था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में था। फिर इसके बाद आगे कौन सा आता है? भारत परिषद अधिनियम 1919। क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम 1919। इसका एक और नाम है। क्या नाम है? इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम 1919 को क्या क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। कौन सी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। कब की गई थी ये? भारत परिषद अधिनियम 1919 में। और क्या हुआ था? और ये हुआ था कि जो मुस्लिम लोग थे, तो मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। तो मुसलमानों के लिए क्या था? अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? क्या क्या था? कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। और इसके बाद आगे क्या हुआ? आगे हुआ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? लॉर्ड सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। कार्यकारिणी परिषद में क्या था? जो कार्यकारिणी एक परिषद बनाई गई थी, कौन सी? कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें किसकी नियुक्ति की गई थी? सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। किसकी? कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति किसमें? कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। और ये जो कार्यकारिणी परिषद थी वो थी किसकी? वो थी वायसराय की। ये जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की थी। और ये कौन थे? प्रथम सदस्य थे। कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। कौन थे ये? प्रथम सदस्य थे, प्रथम भारतीय सदस्य।
प्रथम भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो थे क्या थे? प्रथम भारतीय सदस्य थे। किसकी? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और ये जो कार्यकारिणी परिषद थी वो किसकी थी? कार्यकारिणी ये थी वायसराय की। यहां तक बात समझ में आई? तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नारायण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। यहां तक बात समझ में आई? और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस की अनुमति, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति और वोट देने का अधिकार दिया गया। कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीय सदस्यों को क्या था? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। और क्या था? और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। एक तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और दूसरा क्या था? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किनको? भारतीयों को। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने अधिकार दिया गया। यहां तक बात समझ में आई? और इसके आगे और क्या हुआ? और इसके बाद फिर क्या हुआ कि भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। किसका? वोट देने का। भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? भारतीय लोग अब वोटिंग कर सकते हैं। अपना जो है, जो वोट है उसको जो वोट दे सकते हैं जिसकी इच्छा उसको। तो ये जो है निर्वाचन प्रणाली के बाद भारतीयों को वोट देने का अधिकार ये यहां से मिला था। किससे? मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था इसके बाद। फिर इसके बाद अलग अलग लोगों ने इसमें अपनी अपनी टिप्पणी की थी, अपने अपने कथन दिए थे। तो इसके बाद किसने क्या कथन दिए थे हम लोग वो देख लेते हैं। तो के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी के अनुसार, इनका पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी। क्या था? कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनका पूरा नाम ये था। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाल। इन्होंने टिप्पणी की थी कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाल। ये टिप्पणी किसकी थी? ये थी के.एम. मुंशी ने। ये के.एम. मुंशी ने कहा था। फिर इसके बाद आगे क्या कहा था? आगे थे लॉर्ड मिंटो के अनुसार। किसके? लॉर्ड मिंटो के अनुसार। लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था हम भारत में नाक के दांत बो रहे हैं।
जिसका फल बहुत भीषण होगा। क्या कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल बहुत भीषण होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने, कि हम भारत में क्या कर रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल क्या होगा, बहुत भीषण होगा। ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1919। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं? भारत परिषद अधिनियम 1919। और आजादी कब मिली थी? 1947 में। तो हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके आजादी के। तो कहां पे हम लोग? भारत परिषद अधिनियम 1919 में। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। इसके तहत क्या क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था कि भारत के लिए एक उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। किसकी? उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। किसके लिए? भारत के लिए। भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। कब की गई थी ये नियुक्ति? ये नियुक्ति की गई थी जब ये भारत परिषद नियम 1919 आया था। इसके तहत क्या किया गया था? भारत के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। और क्या हुआ? जब उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई तो पूछा जाता है कि सबसे पहले उच्चायुक्त कौन है? तो जो प्रथम उच्चायुक्त थे वो कौन थे? सर विलियम म्योर थे। कौन थे? प्रथम उच्चायुक्त कौन थे? सर विलियम म्योर। कब बने थे ये? ये बने थे सन 1920 में। कब बने थे? 1920 में। नाम क्या था इनका? सर विलियम म्योर। सर विलियम म्योर ये बने थे 1920 में बने थे। प्रथम उच्चायुक्त कौन थे? सर विलियम म्योर। ये बने थे 1920 में। और क्या हुआ था? केंद्र में जो था वो दो सदनी व्यवस्थापिका था। क्या था? दो सदनी व्यवस्थापिका। केंद्र दो सदनी व्यवस्थापिका। अभी व्यवस्थापिका दो सदनी क्या थी ये हम लोग आगे देख रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो व्यवस्थापिका जो दो सदनी थी वो दो सदनी व्यवस्थापिका क्या थी? जो केंद्र में दो सदनी व्यवस्थापिका थी, तो ये क्या रहा? ये रहा केंद्र। ठीक है ना? इसमें दो सदनी व्यवस्थापिका थी। कितनी? दो सदनी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका तो व्यवस्थापिका किस तरह से थी कि उस समय क्या था कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के क्या थे? अधीन थे। तो वहां पे ब्रिटेन में क्या था कि
वहां पे लोग, जैसे इस समय अपने यहाँ क्या है, लोकसभा राज्यसभा है केंद्र, उस तरह वहां पे क्या है कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये चलते। तो उन्होंने भी अपने ही तरह यहाँ पे भारत में भी लागू किया कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट ये बनाए। क्या बनाए? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये बनाए। क्या क्या? हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाए। यहां तक बात समझ में आई? ये उन्होंने 2 सदन बनाए। फिर इसके बाद यही 2 सदन, यही जो हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, तो ये क्या था, ये आगे चल के कितने में, 1954 में, 1954 में यही क्या बन गए थे, लोकसभा और राज्यसभा। कब बने थे? 1954 में यही बन गए थे। क्या? ये बन गया लोकसभा और ये राज्यसभा, लोकसभा और ये राज्यसभा। ये कब बने थे? 1954 में। ये इन्हीं के नाम बदल किया। हाउस ऑफ पीपल को क्या कर दिया गया था, लोकसभा कर दिया गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट थे उसको क्या कर दिया गया था, राज्यसभा कर दिया गया था। ये तो हुई कहां की बात, ये तो हुई केंद्र की बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य में व्यवस्थापिका किस प्रकार की गई। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, क्या था, 1935, तो उसमें क्या हुआ था कि जो राज्य में व्यवस्थापिका थी, राज्यों में व्यवस्थापिका थी, वहां में कितने बनाए गए, वहां पे भी 2 सदन बनाए गए। भारत में यहां पे व्यवस्थापिका जो थी केंद्र में, उसमें भी 2 सदन थे, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यों में भी कितने सदन थे, यहां पे भी 2 बनाए गए। कितने बनाए गए? 2 बनाए गए। उसमें क्या क्या था, उसमें थे विधानसभा और विधान परिषदें। क्या बनाई गई? विधानसभाएं और विधान परिषदें बनाई गई। तो विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है ना। और 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें क्या, उसके तहत क्या क्या हुआ था, जो 31 राज्य थे उनमें क्या थी, विधानसभाएं। कितने? 31 जो राज्य थे उनमें क्या थी, विधानसभा और विधान परिषदें। विधान परिषद कितने में है? 6 राज्यों में। कितने में? 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कहां कहां? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, और इसके बाद महाराष्ट्र। ये याद रहेंगे, लिख लेते हैं हम लोग इनको भी। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभाएं किन किन राज्यों में है और कितने राज्यों में है। तो विधानसभा नहीं, सॉरी, विधान परिषद किन में है? 6 राज्यों में। किन में? 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में 6 विधान परिषदें हैं पूरे भारत में। किन में है? यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इनमें क्या है? विधान परिषदें।
यानी विधान परिषद, और इनमें क्या विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों हैं। इन राज्यों में विधानसभाएं भी हैं और विधान परिषदें भी हैं, और बाकी के जो 31 हैं उनमें क्या है, सिर्फ क्या है, विधान सभाएं हैं। यहां तक बात समझ में आई। और इसके बाद फिर क्या हुआ, प्रांतों में क्या हुआ, द्वैत शासन लागू कर दिया गया। क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है ना। और जो द्वैत शासन के जनक थे वो कौन थे, द्वैत शासन के जनक कौन थे, सर लियोनल कार्टिस। सर लियोनल कार्टिस जो थे वो क्या थे, द्वैत शासन के जनक थे। और ये कब तक हुआ, ये 16 वर्ष तक, कब तक, 16 वर्ष तक 9 प्रांतों में लागू किया गया। कितने, 9 प्रांतों में, कब तक, 16 वर्ष तक। ठीक है ना, कब तक, 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक 9 प्रांतों में लागू किया गया। ठीक है ना, 16 वर्ष तक कितने प्रांतों में, 9 प्रांतों में लागू किया गया। और पूछा जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि द्वैत शासन के जनक कौन है। तो द्वैत शासन के जनक कौन है, सर लियोनल कार्टिस। ये क्या है, द्वैत शासन के जनक हैं। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। किसका, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, किसका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और यह विस्तार किसके लिए किया गया था, कि सिख और जो आंग्ल भारतीय और ईसाई ये थे, इनके लिए। किनके लिए, सिख, आंग्ल भारतीय और ईसाई, और जो और यूरोपी लोग थे उनके लिए। तो सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियों के लिए। किनके लिए, यूरोपियों के लिए। किनके लिए, यूरोपियों के लिए। क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे और क्या हुआ था, इसके बाद विषयों का विभाजन हुआ। किसका हुआ, विषयों का विभाजन हुआ। और क्या हुआ, इसके बाद भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन इसके बाद भारत में क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और क्या हुआ, और यह हुआ, महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार
दिया गया, महिलाओं को क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया। और क्या हुआ, और हुआ प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। जो प्रांतीय बजट था, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि जो प्रांतों के लिए जो बजट था उसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। किससे, केंद्रीय बजट से। जो केंद्रीय बजट था उससे क्या कर दिया, प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। मतलब केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अब अलग अलग हो गए। तो प्रांतीय बजट को क्या किया गया, केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत में एक विधानमंडल का गठन किया गया। किसका, विधानमंडल का। कि जितने भी प्रांत थे उनमें क्या किया गया, एक एक विधानमंडल का गठन कर दिया। जितने प्रांत, हर प्रांत के लिए अलग विधानमंडल। तो प्रत्येक प्रांत के लिए, प्रत्येक प्रांत के लिए एक एक विधानमंडल का गठन किया गया। ठीक है ना, जितने भी प्रांत थे उनके लिए एक अलग अलग विधानमंडल का गठन किया गया। और ये गठन, ठीक है ना, एक एक विधानमंडल का गठन किया गया। फिर इसके बाद यही आगे चल के जो विधान मंडल गठन किया गया था, यही आगे चल के क्या बन गए, विधान परिषद बन गए। क्या बन गए, विधान परिषद बन गए। जिन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्हें विधान परिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं, जो प्रांतों में विधानमंडल का गठन किया गया था उसे हम किस नाम से जानते हैं, विधान परिषद के नाम से जानते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग आजादी के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, लगभग 1935 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहिए।